हमारे साहित्य के एक प्रमुख अंग या हम कहें एक प्रमुख भाग लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं। लोक साहित्य हमारे जनमानस के अंदर एक स्वतः स्फूर्त जो आनंद देने वाली धारा है वो सतत बहती रही है और इसी को विवेचित आज हम इस हमारे वीडियो में करते हैं। हम देखते हैं कि लोक शब्द क्या है, लोक शब्द का क्या अर्थ है और लोक साहित्य किसे कहते हैं। हमारे जनजीवन में लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य कितने आनंद देने वाले विषय हैं, उसे हम आज इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो देखें कि लोक साहित्य क्या है। हम सर्वप्रथम देखते हैं लोक शब्द को। वास्तव में यह लोक शब्द आज का नहीं, बहुत प्राचीन काल से, यानी लगभग 5000 वर्ष भी कहें या 7000 वर्ष भी कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह लगभग वैदिक काल से ही प्रचलित शब्द है, जिसमें हम संस्कृत के वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्य को देखते हैं। तो वैदिक काल से लोक शब्द हमें दिखाई देता है, मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह शब्द सर्वप्रथम आया। वैदिक काल में ही वेद और लोक शब्दावली अपनी अपनी पृथक सत्ता स्पष्ट कर देती है। पाणिनि ने वेद और लोक शब्दों के भिन्न भिन्न स्वरूपों का बोध अपने व्याकरण के अंतर्गत करवाया है। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि नाट्यधर्मी और लोकधर्मी प्रवृत्तियों को भिन्न बताते हुए उनका उल्लेख करते हैं। तो जो लोकधर्मी है वह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से अपने मनोरंजन के माध्यम जुटाते थे, उसे कहा गया। और नाट्य जो दूसरा हम जिसे कहें नाट्यधर्मी, जिसके अंदर नाटक के विविध अंगों के विभिन्न उनके जो नागर रूप थे उनका हम उसके अंदर विश्लेषण देखते हैं। महाभारत में व्यास जी ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्षदर्शी लोक ही सारे विश्व को सर्व प्रकार से देखने वाला होता है। प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेंतर। इसी प्रकार गीता के 15 से 18 जो श्लोक है उसमें भी वेद और लोक का महत्व अलग अलग प्रतिपादित किया गया है। भारतीय चिंतन में लोक शब्द के तात्पर्य को संगत रूप से स्पष्ट करने वाला एक अन्य शब्द जन भी प्रचलित है। जन का प्रयोग अथर्ववेद में के पृथ्वी सूक्त में देखा जा सकता है। जन्म विभ्रति बहुधा विवाच सम नाना धर्माणम पृथ्वी यथा कसम। यही मानव मात्र की ओर इंगित करने वाला जन शब्द सम्राट अशोक के 7म और 8म शिलालेखों में स्थान में हम उसको देख सकते हैं, जहां सम्राट जो है वह जनपद वासियों से संपर्क करने निकलता है और यह जन उस साम्राज्य के सारे निवासी हो जाते हैं। किंतु जब हम साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लोक शब्द ही हमें सर्वाधिक यहाँ जो है वह दिखाई देता है। इसमें संदेह नहीं है कि जो प्रेम कथाएं, सामान्य जीवन में प्रचलित कथाएं, या एक प्रकार के जिसको आज हम अपने आनंद के लिए या जनजीवन को प्रभावित करने वाला जो साहित्य है उसे लोक साहित्य कह देते हैं। लोक शब्द अपने अर्थ में स्थायित्व प्राप्त कर चुका है। अब तक समाज में लोक को समझने के लिए इसके विलोम शब्द नागर अथवा शिष्ट के अर्थ को ध्यान में हमें रखना होगा। इसके अर्थ का अंतर भली भांति समझा जा सकता है। लोक शब्द के हेतु अंग्रेजी में एक फोक शब्द जो है वो ही देखा जाता है, परंतु यह ध्यान में रखने की बात है कि पश्चिमी देशों में लोकमानस, लोककृति आदि शब्दावली के संबंध में जो मान्यताएं प्रचलित है और जो रूढ़ हो गई है वे भारतीय चिंतन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। पश्चिमी विद्वान तो लोक संस्कृति तथा लोक साहित्य को आदिम संस्कृति या पुरावदेशेष जो है उसके रूप में या असंस्कृत लोगों का जो ज्ञान है उसके अर्थ में करते हैं। किंतु हमारे भारतीय
संस्कृति के अंदर ऐसा हम नहीं देख सकते। तो जैसे हम कहें कि वे आदिम असभ्य जंगली लोगों के अंधविश्वासों में पलते मानव जाति के गीत जो है, या हम कहें उनकी जो संस्कृति के चित्र जो हैं, वे उन्हें फोक के अंदर मानते हैं। पश्चिमी विद्वान ने इसी को ध्यान में रखकर फोक और फोकलॉर जैसे शब्दों का प्रचलन किया है। लेकिन सच यह है कि लोक जीवन केवल वनों, पहाड़ियों, घाटियों, वनों आदि में ही सीमित नहीं है, वरन लोक तो सारा मानव समाज है जो सूर्य के तले निवास करता है, और उसका अपना स्वाभाविक जो जीवन है उसे हम लोक कह सकते हैं। अर्थात लोक शब्द जिस अर्थ में आज पाश्चात्य संस्कृति के अंदर प्रचलित है, उसमें हमारी संस्कृति के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि लोक का हमारा बहुत महत्व है। जब हमने देखा कि एक सामान्य संस्कृति ही धीरे 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 आगे चलकर जिस प्रकार की वैदिक और लौकिक साहित्य था, या हम कहें जैसे प्राकृत पाली भाषा थी, वो लोक भाषा थी, लेकिन वह धीरे धीरे साहित्यिक हो गई। फिर प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत लोक भाषा थी, फिर वह साहित्यिक हुई, फिर अपभ्रंश थी, वह भी लोक भाषा थी, फिर साहित्यिक हुई। तो इस तरीके से हमारी जो भाषाएं हैं वो एक बहते पानी की तरह बहते हुए अपना रूप बदलती रहती है और हमें दिखाई देती है। हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, लोक साहित्य। तो इस विशाल मानव समाज में एक शिष्ट वर्ग अपने आचार विचार, संस्कार और औपचारिक बंधनों के कारण सामान्य जनजीवन से अलग हो जाता है। वो नागर वर्ग कहलाता है। इसे अभिजात्य वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग के लिए कुछ कार्यकलाप या खुला प्रदर्शन वर्जित होता है। यह वर्ग स्वनिर्मित अनुशासन के नियमों से बंधा रहता है, और इस वर्ग का पहनावा, भाषा, साहित्य और जीवनचर्या जो है वो एक विशेष ढांचे के अंदर बंध जाती है। हम देखें कि ऐसे वर्ग का साहित्य रीतिबद्ध और शास्त्र सम्मत होता है, जो रीतिकाल के अंदर हमने देखा ना। तो इस अभिजात्य साहित्य के ठीक समानांतर लोक समुदाय का साहित्य प्रवाहित होता है, जो निस्संदेह स्वच्छंद, निरंकुश, सहज, नैसर्गिक भावों से रस सिक्त होता है। तो सच तो यह है कि लोक साहित्य कोई अभिजात्य साहित्य की विपरीत नहीं होता, वह लोक समुदाय के एक घटक का साहित्य है जो शिष्ट वर्ग द्वारा ही सर्जित होता है। वो अशिष्ट तो हम उन्हें नहीं कह सकते। अपनी रीतिबद्धता के कारण अभिजात्य साहित्य के नाम से जो साहित्य संबोधित होता है वो नागर वर्ग का साहित्य है, लेकिन आम आदमी का जो साहित्य है जिसके अंदर वो जैसे कि हम कहें कि आनंद की अनुभूति करता है, वह लोक साहित्य कहलाता है। परंपरागत विश्वासों, मान्यताओं को सहज भाव से स्वीकार करने वाला साहित्य लोक साहित्य है, और इसके विचारों को गीतों, कथाओं, प्रदर्शनकारी कलाओं के माध्यम से ही प्रकट होता हुआ हम देखते हैं। इस प्रकार लोक अपना गतिशील जीवन बिताता है। वह किसी आदिम भाव के खूंटे से बंधा हुआ नहीं रहता। लोक चिंतन व जीवन में शनै शनै परिवर्तन भी होता चला जाता है, क्योंकि लोक जड़ नहीं है, वह विशाल और चेतन है ना, जीवंत समूह है। हर युग में होने वाले इस मृदु परिवर्तन को हम जो है युग के लोक साहित्य में आंक सकते हैं। परिनिष्ठित साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य भी विस्मृत होता है और खंडित होता है और परिवर्तित और प्रवाहमान रहता है। यह जो लोक साहित्य और प्रदर्शनकारी कलाओं की परंपरा हमारे युग का दर्पण है। सभी भारतीय लोक साहित्य के संग्रह और परिचय का प्रयास जो है वो अभी तक हम कहें खाली प्रयास ही हुआ है। वास्तव में हम लोक जीवन की जो आनंद की, रस की अनुभूति है उसे हम नहीं कर पाए हैं और नहीं कर सके हैं। तो हमें यहाँ यह भी देखना होगा कि लोक तत्व जो है वह क्या है। लोक समुदाय का एक मानस होता है। वह अपनी रुचि और व्यवहार में आदिम, जंगली और इंद्रिय नहीं होता। वह तो गतिशील और जीवंत समूह के कार्यकलापों को संचालित करता है। उसमें सहज विवेक और मंगल की भावना भी रहती है।
यह अनायास ही अनजाने अपना परिष्कार करता रहता है। उसमें कुछ ऐसे परंपराजन्य व्यवहार और विश्वास अपना स्थान बनाए रहते हैं और उसकी सहज प्रकृति व तर्क के अभाव में अपनी स्थिति को कालांतर में अपने सुदृढ़ जो समय के अनुसार और अधिक उसको सुदृढ़ कर लेते हैं। उदाहरण के लिए शकुन में विश्वास को ही ले सकते हैं, है ना। तो शकुन केवल विश्वास के कारण जीवन में जमे हुए हैं। अब तो जबकि तर्क से जो हम कहें कि ये सारे असंगत है, लेकिन फिर भी लोक विश्वासों के आधार पर ही कवि प्रसिद्धियाँ जो है वो टिकी हुई है। न किसी ने चकोर को अंगार भक्षण करते हुए देखा है, न ही उसे रात्रि को चंद्रमा की ओर टकटकी बांधे हुए देखा है, लेकिन हमारे कवि तो प्रारंभ से ही है कि ये जो है उक्तियाँ हमेशा अपने साहित्य के अंदर कहते ही आए हैं। सहज मानवीय व्यवहारों के कारण ऋतु अनुकूल पर्व और उत्सवों का आयोजन भी जो होता है वह भी लोकमानस को ही संचालित करता है। यह सब लोक तत्व के परिचायक है, जिनमें रीति रिवाज और भूले विस्मृत उपकरण के अवशेष जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लोक साहित्य अर्थात वाचिक परंपरा में जीवित रही रचनाओं में ये अवशेष जो हैं वो हमें बहुलता से मिलते हैं। लोक काव्य का शिल्प, है ना। तो हम ये देखें कि जो लोक काव्य है वह हमें किस रूप में और कहाँ पर दिखाई देता है। लोक साहित्य का जो काव्य शिल्प है वो निरंतर हमारे समाज के हम देखें कि आज तक भी उपेक्षा का ही विषय रहा है। यह सच है कि साहित्य सदैव रीतिबद्ध नहीं होता, या जिसे हम रीतिकाल देखा है तो रीतिकाल के अंदर रीतिबद्ध एक धारा है जिसके अंदर काव्य शास्त्रीय गुणों का या हम कहें नायक नायिका भेद का एक निश्चित परिपाटी के अंदर ही काव्य की रचना होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, न तो उसमें छंद की मात्राओं का विधान है, ना ही उसमें गणों का। उसकी अभिव्यक्ति अनायासित होती है पर होती सहज है। वह लोक साहित्य है, वह लोक काव्य है, वही उसका शिल्प है ना। तो सहजता ही उसकी अपनी खास विशेषता है। इसमें गेयता होती है, टेर होती है, शब्दों की ठुमक होती है। क्या यह गुण उसे जीवित नहीं रखते, या यह लोक का कंठ, यह जो लोक है वो सामान्य जीवन का तो कंठहार है ही, क्या यह गुण उस नैसर्गिक शिल्प की ओर इंगित नहीं करते जिसमें मौलिकता, नूतनता, मर्मस्पर्शी संवेदना कूट कूट कर भरी होती है। वन पुष्प की ताजगी, सुंदरता, मोहक और विचित्र अज्ञात सुवास की जो होती है वो इसलिए नहीं नकार सकते कि यह किसी वाटिका में या किसी संवरे हुए गार्डन के अंदर नहीं लगी हुई है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अपने जो उसकी नैसर्गिक सुंदरता है वो तो अपनी नैसर्गिक, यही अंतर बिल्कुल लोक साहित्य और नागर साहित्य में, लोक काव्य में और नागर काव्य में हम देख सकते हैं। नगर की 16 श्रृंगार से सज्जित स्त्री के समकक्ष क्या किसी अल्हड़ अज्ञात यौना नारी जो ग्रामीण है वो उसने अपनी देशी वेशभूषा पहन रखी है युवती को के रूप में जो है वो हम उसे नहीं गिनेंगे। सौंदर्य अथवा शिल्प रीतिबद्ध रचनाओं का शास्त्रीय होगा, किंतु लोक रचनाओं में वह सहज और नैसर्गिक होता है। ये एक विशेष बात है कि लोक रचना के अंदर बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उसकी चटक, उसकी दिलकश जो रूप है, हमारे मन को छूने वाला, हृदय स्पर्शी होता है, उसकी आभा होती है, उसके चटक रंग जो है वो हमारे को भाते हैं, इसीलिए वह सदैव नित्य नूतन होता है। अतएव लोक साहित्य निरलंकृत और भले ही अनघट हो, परंतु उसमें मानवीय भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सरलता से और लयबद्ध तरीके से हमारे हृदय को, हमारी रसात्मकता को छू लेती है, सहज है। मतलब हम ये कहें कि सत्य तो यह भी है कि लोक काव्य का जो अलंकरण है वो वास्तव में क्या अलंकरण, जो अलंकारित सौंदर्य है वह नहीं है। यह प्रश्न चिन्ह बिहारी जी ने भी लगाया था। उन्होंने अपनी सत्सई में आभूषणों के द्वारा नारी के सौंदर्य को नारी के सौंदर्य साधना को नकार दिया। अतएव लोक काव्य का शिल्प सौष्ठव का जो लेखा जोखा है वो हमारे
सामाजिक जीवन को बहुत छूता है, और उसी के अंदर हम लोक साहित्य या लोक रूपों को जो हमारे हृदय के अंदर एक चेतना भरते हैं, हमें ज़मीन से जोड़ते हैं, हमें नैसर्गिक सौंदर्य से जोड़ते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। अब हम चिंतन करें, लोक कृतिकार कौन है, कौन निर्माण करता है लोक साहित्य का। एक ऐसी धारणा है कि जो घर में की गई है वो लोक रचनाएं और रचनाओं का कोई रचनाकार नहीं होकर उसकी रचना लोक रचित होती है। इस सृजन और इसका सर्जक की ऊहापोह का समाधान भी आवश्यक है। लोक रचना का ये जो सृजन है वह कोई समूह तो नहीं करता। भावोन्माद में आकर कोई सर्जक अपनी अनुभूति शब्दों और प्रदर्शन के द्वारा व्यक्त करता है। यह अनुभूति स्वाभाविक, सहज और जो है अहेतु की होने पर भी लोक समूह द्वारा अपना ली जाती है। तब वह सृजन लोकमानस की अभिव्यक्ति बन जाता है। उसका उत्सव सृजक विस्मृत हो जाते हैं और सारा लोक जो है वो समुदाय उसे स्वीकार कर लेता है, पूर्ण रूप अपनत्व के साथ उसे स्वीकार कर लेता है और वो सर्जक के स्थान पर आ बैठता है। ऐसा तो नहीं है कि जो है लोक काव्य को कोई रचता ही नहीं है, लेकिन हम उसे एक विधिवत रूप नहीं मिल पाए जैसे जो भी प्रतिभा रखता है वो उसमें अपने प्रक्षेपक अंश जो है वो जोड़ता चला जाता है। प्रारंभ में जो व्यक्तिपरक रचना रही थी वह फिर लोकमुख के स्थान पर आकर सर्वजनीन बन जाती है और फिर युग प्रवाह में वह रचना बहती रहती है। वाचिक परंपरा के कारण उसके अंग संवर्धन का द्वारा जो है वो पुष्ट भी होते रहते हैं और उसके जो शुष्क अंक है वो टूटते भी चले जाते हैं, यानी जिसमें रस नहीं है वो उनको हम छोड़ते भी चले जाते हैं और जो नई नवीनता के गीत हैं वो उसमें जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से लोकानुभूति और लोकाभिव्यक्ति के कारण यह रचना सदैव हरी भरी और मनमोहक रहती है। अपने इन गुणों के कारण यह इतनी सक्षम हो जाती है कि लोकमानस का अटूट अंग ये लोक काव्य बन जाता है और वो गले का हार, हम कहें कंठहार ही बन जाता है। लोक जीवन राजस्थानी गीतों का, अपने देशी गीतों का क्या आनंद है, क्या जो है रस है, उसके अंदर एक पल के लिए हम सभी डूबे बिना नहीं रहते। या अपना देशी आवाज़, देशी भाषा अगर कहीं भी सुनते हैं तो वो हमें कर्णप्रिय लगती है, क्योंकि हमारी मातृत्व भाव से जुड़ी हुई है, उस जमीन से जुड़ी हुई है। इसीलिए लोक काव्य का जो शिल्प है या लोक काव्य शब्द है, ये सारे शब्द हम कहें हमारे भारतीय समाज के जनमानस के अंतरतम से जुड़े हुए शब्द हैं और इस आधार पर हम लोक साहित्य को, या हम कहें कि जो हम साहित्य है जिसके अंदर हम एक कृति का ढोला मारू का दोहा का नाम ले सकते हैं कि मारू थारा देश में निपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग, है ना। तो कितना शब्द, हमारे जीवन को छूने वाले शब्द इस साहित्य के अंदर हमें दिखाई देता है। हम इसके बारे में तो समाप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो चिरंतर ढलने वाली धारा है और ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक लोक है, लोक समाज है, तब तक लोक साहित्य का रचना तो होती ही रहेगी। धन्यवाद।